Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. डीपीपी ए डिस्कस करना था हम लोग को क्लास हम लोग ना डिफरेंशिएबिलिटी पे डिस्कशन चल रहा था। हमने ये चेक कर लिया था एक ऐसा कब होता है ऐसे कौन से पॉइंट होते हैं जहाँ पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं नॉन डिफरेंशिएबल? एक तो वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस हो, सेकंड वो पॉइंट जहाँ पर कॉर्नर पॉइंट और तीसरा जहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट होते हैं, वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, निकाले एक बार डीपीपी आप लोगों ने किया था कोई? कौन सा? फर्स्ट वाला लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफिनिट 1 अपॉन 1 प्लस n sin स्क्वायर पाई x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये ट्रू एक इक्वल से बताना आप लोगों को। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में आप लोगों को लिमिट के लिए वेरिएबल कौन है? n। बट आपको कंटिन्यूटी के लिए वेरिएबल कौन है? x। तो आप x इक्वल 1 के लिए चेक करते हैं। x इक्वल 1 के लिए अगर चेक कर रहे हो तो आपको 1 प्लस h और 1 माइनस h पे चेक करना पड़ेगा, राइट? अगर हम लोग 1 प्लस की बात करते तो 1 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? आप लोगों को भी कैसे दिया हुआ है? लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफिनिट 1 अपॉन 1 प्लस n टाइम्स sin स्क्वायर ऑफ पाई, करेक्ट? और आपको 1 प्लस के लिए चेक करना है। 1 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? x इक्वल 1 प्लस h, राइट? लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफिनिट 1 अपॉन 1 प्लस n sin स्क्वायर ऑफ पाई। x की जगह पर अगर आप लोग 1 प्लस h रखते हो और x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। यहाँ पर x की जगह पर अगर मैं 1 प्लस h रख के ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा? पाई प्लस पाई h। सही है? अब साइन स्क्वायर ऑफ पाई प्लस पाई h होगा तो वापस पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा। क्वाड्रेंट चेक करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर ही है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो आपके पास क्या रहेगा? लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफिनिट 1 अपॉन 1 प्लस n टाइम्स sin स्क्वायर ऑफ पाई h, राइट? फिर h टेंडिंग टू 0 और n टेंड्स टू इनफिनिट। और आपको पूछा गया कि फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस होगा। देखो ना, अगर sin स्क्वायर पाई h है, h पता नहीं है बट मुझे ये पता है कि sin स्क्वायर पाई h होने की वजह से इसका जो रेंज होगा वो तो 0 से लेके
1 के बीच में ही रहेगा, करेक्ट। बट इंटू में अगर आप इनफाइनाइट करो तो पूरा आंसर तो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसको जो होना हो जाए 0 से 1 के बीच में, और इनफाइनाइट में 1 प्लस करोगे तो वो भी इनफाइनाइट होगा, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होने वाला है, जिसका RHS 0 आने वाला है, मतलब 1 प्लस h के लिए। 1 माइनस h जब चेक करोगे तो 5 प्लस 5h की जगह पर क्या आएगा 5 माइनस 5, तो फर्क नहीं पड़ता ना क्वाड्रेंट, क्योंकि स्क्वायर है वैसे, तो उसका भी आंसर सेम ही होगा, तो उसका भी आंसर क्या होगा 0। तो इसका RHS भी 0 है, इसका LHS भी 0 है, राइट। अब आप लोग चेक करोगे f(1) की वैल्यू, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए तो f(1) भी चाहिए, और जब आप f(1) चेक करोगे तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस n टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ पाई, और साइन पाई के मल्टीपल पे 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू तो समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो गया ना, सही है। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। अच्छा, काफी सारे बच्चों के सोच रहे होंगे पर ये तो सर 0 इंटू इनफाइनाइट है, जैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता। इंडिटरमिनेट फॉर्म तब होता है जब लिमिट लगाने पर वो 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म बना। अगर मुझे कोई ये पूछे कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पाई बाई 2 1 रेज़ टू पावर 1 अपॉन x माइनस पाई बाई 2, तो मुझे कोई बोले कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि पाई बाई 2 रखोगे यहाँ पर, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, 1 by 0 is infinite, कौन सा फॉर्म हुआ 1 रेज़ टू इनफाइनाइट, कौन सा फॉर्म हुआ, इसका आंसर 1 ही है। क्यों, बिकॉज़ आपको ऑलरेडी कांस्टेंट 1 दिया है, 1 रेज़ टू समथिंग फिर 1 हो जाएगा, राइट। बट अगर वही चीज अगर ऐसे दिया होता लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पाई बाई 2 sin x रेज़ टू पावर 1 अपॉन x माइनस पाई बाई 2, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि इसमें लिमिट लगाने पर वो 1 रेज़ टू इनफाइनाइट बनता है। इंडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए, बट वो लिमिट अप्लाई करने पर बनना चाहिए, ऐसा नहीं को पहले से कांस्टेंट दिया है तो हो जाएगा। अगर पहले से कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर मुझे पहले से 0 दिया हुआ है, मैं लिमिट थोड़ी लगा रहा हूं, तो क्वेश्चन में बोलेगा x को 1 रख देना है, तो फिर ये तो 0 हो जाएगा, और फिर 1 by 1 1 हो जाएगा, तो आपका RHL इक्वल टू LHL बट नॉट इक्वल टू f(1), तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए वो फॉल्स है। ये 1 है और ये इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसको आप 1 नहीं लिख सकते। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म इसलिए है बिकॉज़ इसमें लिमिट लगाने के बाद वो मेरा 1 रेज़ टू इनफाइनाइट बन रहा है, और ये पहले से क्वेश्चन में कांस्टेंट 1 दिया हुआ है, तो 1 रेज़ टू समथिंग इज 1 फिर। बट अगर लिमिट लगा रहा हूं और अगर वो 1 रेज़ टू इनफाइनाइट बन रहा है तो फिर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो फ्रॉम डायरेक्टली उसको 1 नहीं लिख सकते। फिर इसका सेकंड, फर्स्ट दिखाया सब, तो सेकंड भी वो जो पावर दिया वो नहीं पता चला कि उसके साथ 2 का पावर 2 का पावर माइनस 2 का पावर 1 बाई 1 माइनस वो पॉइंट नहीं 1 स्लैश ब्रैकेट 1 माइनस तो प्लेस है वो 1 के डिवीजन में 1 माइनस x तो दिख रहा है, बट वो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x, f of x is equal to 2 raised to power minus 2 raised to power 1 upon 1 minus x। ये सब यूज करने पे x is not equal to 1, और f of 1 equal to 1 दिया हुआ है, तो पूछा कि ये कंटिन्यूस नहीं होगा 1 के लिए, तो आप सबसे पहले x जब ग्रेटर देन 1 लोगे, x अगर 1 से बड़ी वैल्यू ले रहे हो तो ऑलरेडी नेगेटिव चला जाएगा, है ना। तो अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव जाएगा तो फिर आप लोग क्या करोगे, अगर 2 रेज़ टू पावर
माइनस साइन -2 का पावर है पूरा, ठीक है। देखो ना, x is not equal to 1, so if x is not equal to 1 it means there are two possibilities, maybe x greater than 1, maybe x less than 1। अगर x greater than 1 होगा तो जैसे हम लोग पूरा प्रोसीजर लिखते हैं कि x की जगह पर 1 प्लस है, राइट, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट होते हैं। x 1 से बड़ा है तो आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव में जाता होगा। अगर ऑलरेडी पावर नेगेटिव में है तो अगर उसको पॉजिटिव बनाना होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, राइट। और अगर उसमें मैं अगर x को 1 रख लेता हूँ तो 1 माइनस 1 0, 1/0 इनफाइनाइट, और 2 तो 1 से बड़ा वैल्यू है तो उसका इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा और 2 रेज़ टू 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। और जब x लेस देन 1 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो फिर उस केस में ये डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, तो फिर 1/1 माइनस x 1 रखूंगा तो 0 देगा, तो 1/0 इनफाइनाइट, और -2 का फिर इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट होगा, वो तो डिवाइड में आ गया था इसलिए 0 बन गया, और अभी तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा। और फिर आप लोग वापस वो 2 रेज़ टू इनफाइनाइट करोगे तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पर आप देखा जाए तो आप लोग अगर ये मैं जो सोच रहा हूँ अगर ये सही है, -2 उसी फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका जो RLHL है वही अनडिफाइंड हो रहा है। आपका RHL का आंसर अभी भी 1 है और f(1) भी 1 दिया, तो तब तक तो सही चल रहा है, f(1) भी 1 है, RHL भी 1 है। और जब LHL चेक कर रहे हैं तो किसको अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट को। अगर एक की वैल्यू अगर इनफाइनाइट होगा तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू डिसकंटिन्यूटी। आपको दिया था कि इज नॉट कंटिन्यूअस, ये ट्रू होना चाहिए, क्या दिया पीछे ट्रू ही दिया है ना, हाँ तो फिर -2 पावर मैंने पूरा लिख के देता हूँ। या x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 1 प्लस h, x टेंडिंग टू 1 होगा तो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तब लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 2 रेज़ टू पावर -2 रेज़ टू पावर 1 अपॉन, इसमें अगर मैंने 1 प्लस h रखा तो 1 1 कट जाएगा, माइनस h बचेगा। अब माइनस h बचा तो पावर आपका नेगेटिव है, पावर अगर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में जाएगा, तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 2 रेज़ टू पावर 1 अपॉन -2 रेज़ टू पावर 1/h। अब इसको 0 रखोगे तो 1/0 इज इनफाइनाइट, और -2 का इनफाइनाइट पावर इज इनफाइनाइट, राइट। और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 और 2 रेज़ टू 0 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। बट इसमें वो डिवाइड में नहीं जा पा रहा बिकॉज़ ये पॉजिटिव है, तो फिर वो 2 रेज़ टू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो डायरेक्टली इनफाइनाइट। एक बार थर्ड वाला छोड़ दो, फोर्थ वाला छोड़ दो। अब देखो फोर्थ वाले में आपको बोला गया है कि f ऑफ x कंटिन्यूअस है, कहाँ पर 0 to 1 के बीच, यानी f ऑफ x क्या है आपका 1, f ऑफ x क्या है 1 फॉर ऑल रेशनल नंबर, और ऑल रेशनल नंबर इन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में कोई भी रेशनल नंबर लेगा f ऑफ x आपको 1 ही दिया हुआ है। अब फंक्शन अगर कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो अगर मैं लेट x इक्वल टू p by q एक रेशनल नंबर होता है, राइट। अब f ऑफ x के लिए आपका आंसर क्या दिया है 1, एक आपका एक रेशनल नंबर है, और फंक्शन क्या दिया हुआ है कंटिन्यूअस। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है कौन सी रेंज में 0 to 1 के बीच में, सॉरी कि 0 to 1 के बीच में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं कोई भी वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में लेता हूँ, 0 और 1 के बीच में सपोज कोई भी ले लेते हैं c बिलोंग्स टू 0 to 1, तो मैं 0 और 1 के बीच में अगर मैंने c लिया तो f ऑफ c प्लस चेक करूंगा, है ना। c के लिए अगर मुझे चेक करने जो 0 से 1 के बीच में, तो c प्लस चेक करोगे तो आप लोग का c क्या दिया है क्वेश्चन की, सबसे रेशनल नंबर लेके चलना है, जिसके लिए f ऑफ c का आंसर आप लोगों का 1, c आप लोगों को p by q है, जहां पर f ऑफ c हम लोगों को 1 दिया हुआ है। तो f ऑफ c प्लस रेशनल नंबर के आजू बाजू की वैल्यू इरेशनल होगा, राइट। और सेम f ऑफ c माइनस
रेशनल नंबर के छोटा हो या बड़ा हो होगा कैसा नंबर, इरेशनल नंबर ही होगा, राइट। अब क्वेश्चन पे आते हैं, और फंक्शन अगर कंटिन्यूस दिया है तो सी प्लस को भी क्या होना पड़ता होगा 1, और सी माइनस को भी क्या होना पड़ता होगा 1। ये तो क्वेश्चन में दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर ऑल द रेशनल नंबर। तो फिर अगर एफ ऑफ सी का जो आंसर होगा वही आंसर एफ ऑफ सी प्लस का और एफ ऑफ सी माइनस का होना चाहिए। तो क्वेश्चन पे वापस, if f of x is continuous in 0 to 1 and f of x equal to 1 for all the rational numbers in 0 to 1, then f of 1 by root 2 is equal to 1। f of 1 by root 2 is equal to 1, तो कोई भी रेशनल नंबर को तो उसका आजू बाजू के कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि क्योंकि हमें पता है कि उसका आजू बाजू में कैसी वैल्यू होती है इरेशनल। तो कोई तो रेशनल नंबर ऐसा होगा कि जिसका आजू बाजू का इरेशनल नंबर खुद 1 by root 2 बनता हो, कोई तो होगा ऐसा। 1 by root 2 भी तो 0 और 1 के बीच में ही है, राइट। तो आपको पता है कि हमें आंसर क्या आना है, कोई रेशनल के लिए 1, तो वो सही है। तो फोर्थ भी ट्रू है, फर्स्ट फोर्थ से सेकंड और फोर्थ ट्रू है। थोड़ी से थोड़ा एक दूसरे कुछ स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड तो क्या था लास्ट तो इसमें x भी मतलब f of x था और अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री f of x आप लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x plus cos x है। व्हाट इज रेंज ऑफ sin x plus cos x माइनस -√2 से +√2, और रेंज दिया हुआ है 0 से लेके 2 पर। तो sin x plus cos x का रेंज -√2 से लेके +√2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी -1.41, इसकी वैल्यू +1.41। इसके बीच में इंटीजर कौन कौन है -1, 0 1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तीन जगह पर डिस्कंटिन्यूअस होगा। ये sin x plus cos x की बात कर रहे हैं। sin x plus cos x जब -1 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा, 0 होगा तो डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा और 1 होगा तो डिस्कंटिन्यूअस। तब ये सोचते हैं कि sin तो मैक्सिमम के लिखते तीन वैल्यू, बट ये तो sin x plus cos x, आपको तो x की वैल्यू ढूंढनी है। तो अब ये सोचो कि sin x plus cos x -1 इस रेंज में कहां हो सकता है, थर्ड क्वार्टर में एक ही जगह पर, इनफैक्ट दो जगह पर, पाई पे भी होगा क्योंकि पाई पे sin 0 हो जाएगा, cos पाई -1 होगा, और 3π/2 3π/2 जहां पर sin 3π/2 -1 होगा, cos 3π/2 0 होगा। 0 कब होगा sin x plus cos x, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, साइन ऑपोजिट, ऐसा कहां होता है सेकंड और फोर्थ में। सेकंड में 180 - 45 135, पाई -π/4 3π/4, और 2π - π/4 तो 7π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये -1/√2 होगा, ये +1/√2 होगा, 225 सॉरी 315 डिग्री पर। सही है, सही है ना। फिर 1 कब होगा sin x plus cos x 0 पे और π/2 पर, 0 इंक्लूड नहीं करना है, 2π पे भी 1 होगा बट वो भी इंक्लूड नहीं करना, तो सिर्फ एक ही वैल्यू है π/2। कितनी जगह पर डिस्कंटिन्यूअस है, 1 2 3 4 5 जगह पर। और इसमें मेनली है रेंज, अब वो 0 से 2π दिए इसलिए -√2 से √2 बन गया। वही अगर 0 से और कुछ दे दिया होता तो वो 0 से π दिया होता तो 0 to 2π की जगह पर क्वेश्चन में 0 to π दिया है। मेरे का रेंज क्या होगा, दो वैल्यू तो बहुत बात की बात, मेरे का रेंज इस पहले चेक करोगे तभी तो होगा। तो sin x plus cos x का रेंज 0 to √2, मतलब ये बोल लो कि sin x plus cos x कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। 0 to √2 का तो मतलब ये हो गया, √2 तो सही है क्योंकि sin x plus cos x मैक्सिमम कहां देगा, मैक्सिमम कहां देगा तो कौन से एंगल पे देगा, 45 और 35 में sin plus cos मैक्सिमम कहां होगा, फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव मिनिमम कहां देगा, थर्ड क्वार्टर में, क्योंकि दोनों नेगेटिव होते हैं। तो मैक्सिमम तो चलो 0 से π के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो √2 तक तो जाएगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 से π, जहां पर माइनस को इंक्लूड नहीं करेंगे, पाई को इंक्लूड नहीं करना है। तो पाई अगर लेते हो तो कैसे पता चलता है,
ये आप लोगों का 1,0, ये आप लोगों का 0,1, ये आप लोगों का -1,0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस डिक्रीज होता है बट साइन, इसलिए मैं उसकी इनइक्वालिटी को ऐड नहीं कर सकता। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि 1 पे ही वो, अगर दोनों इंक्रीज होता तो फिर वो मैक्सिमम यहाँ देता, दोनों डिक्रीज होता तो मैक्सिमम यहाँ देता, बट ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए बीच में मैक्सिमम देता। यहाँ पर 0 से -1 की तरफ है, कॉस डिक्रीज हुआ, साइन 1 से 0 हुआ, साइन भी डिक्रीज हुआ। तो फिर आप लोगों का अगर डिक्रीजिंग फंक्शन इस रेंज में, तो फिर मिनिमम वैल्यू कहाँ देगा? यहाँ पर जैसे एक बड़ा से जगह वैल्यू कम होती जाएगी, तो यहाँ पर वो मिनिमम देगा। अब यहाँ पर मिनिमम देगा तो साइन कितना है? 0, कॉस कितना है? माइनस, वो इंक्लूड नहीं करना है पाई को, तो -1 से लेके 0 से √2 नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा यूनिट सर्कल से कंसेप्ट लगा लिया। तो फिर इस केस में अगर मुझे पूछते कि ये कितनी जगह पर डिसकंटिन्यूस है या कितनी जगह पर नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि फंक्शन जहाँ डिसकंटिन्यूस नहीं होगा वहां पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो फिर इसके बीच में इंटीजर सिर्फ कौन है? 0 and 1, माइनस हम इंक्लूड नहीं हो रहा है। 0 कब होगा? इस रेंज में 0 से पाई के बीच में सिर्फ एक ही जगह पर होगा, 3π/4, और 1 कब होगा? सिर्फ π/2, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो सिर्फ 2 ही पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूस। तो वो रेंज और ये क्वाड्रेंट क्या दिया उसके हिसाब से फिर आप चेक करो। इसमें क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझने की ट्राई करो क्या दिए हो। एक घर में कौन सा नहीं पता, बट उसमें बोले कि सेकंड लेना है। सेकंड और कोड में क्या डिफरेंस होता है? सेकंड और कोड में क्या डिफरेंस होता है? कोई कर्व है तो कोड क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है, वो पी से खत्म होकर क्यू पे खत्म हो जाता है। सेकंड एक लाइन होता है, उसका एंड नहीं होता है, दोनों पास तो 2 पॉइंट ही होता है, राइट। ये अब आप लोग क्वेश्चन के साथ एक सेकंड दिया हुआ है जहां पर पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट है। पी इज गिवन 1,2, Q is given S, R, और PQ लाइन का इक्वेशन आप लोगों को दिया हुआ है। लाइन ऑफ PQ इक्वल y इक्वल टू S स्क्वायर प्लस 2S माइनस 3 अपॉन S माइनस 1 इंटू x माइनस 1 माइनस 2। अब पूछा है f डैश ऑफ 1, पहले तो मुझे बताओ इस f डैश ऑफ 1 का मतलब क्या है? 1,2 पे बनाया हुआ टेंजेंट का स्लोप में डिफरेंशिएशन क्या देता है? टेंजेंट का स्लोप देता है कौन से पॉइंट पर? 1 पे। तो इसका मतलब क्या है कि 1,2 से जब टेंजेंट बनाओगे तो उसका स्लोप क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो अब इस सेकंड को इसका मतलब कि मुझे टेंजेंट बनाना है, इस सेकंड को टेंजेंट बनाना है तो होगा क्या? पी और क्यू के बीच का गैप कम होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि P और Q सेम हो जाएंगे, तो Q इज अप्रोचिंग टू P, S इज अप्रोचिंग टू 1। जब S 1 को अप्रोच करेगा तो फिर सेकंड इज अप्रोचिंग टू टेंजेंट, मीन स्लोप ऑफ सेकंड इज अप्रोचिंग टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। कब? व्हेन S इज अप्रोचिंग टू 1। ये किसका लाइन है? सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ है, ये सेकंड का लाइन का इक्वेशन है। तो y इक्वल टू mx प्लस t, तो ये जो m दिया हुआ है x का क्वेश्चन, वो सेकंड का स्लोप दे रखा है। y इक्वल mx प्लस t तो कौन होता है? तो आप लोगों का इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है? लिमिट s टेंडिंग टू 1 s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3 अपॉन s माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपको टेंजेंट का स्लोप ढूंढना है f डैश ऑफ 1 मतलब। तो टेंजेंट कब होगा? जब s किसको अप्रोच करेगा? 1। तो ये तो डायरेक्टली 0/0 का फॉर्म है, 2s प्लस 2 हो गया, नीचे 1 आ जाएगा, s को 1 रख दूंगा तो 4 आ जाएगा। बस क्वेश्चन से मतलब समझने की ट्राई करो क्या पूछा है। समझ आया? कौन सा? दो लिमिट दिए हुए, इसके पहले भी 2 लिमिट दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, कोई 2 लिमिट था इनडायरेक्टली।
इसमें भी दो लिमिट है, लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। दिया क्या है 1 प्लस cos रेज़ टू पावर 2m इंटू n फैक्टोरियल ऑफ पाई x। इसमें m और n दोनों ही किसको अप्रोच कर रहे हैं? जैसे इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ना तो m ना तो n है, पहले प्रॉब्लम से x है कि x क्या है, तो x को दिया नहीं, मतलब कोई भी रियल नंबर है फिर तो, और कोई भी रियल नंबर है तो फिर रियल नंबर के दो पार्ट है, रेशनल एंड इरेशनल। अब रेशनल होगा तो x जो होगा वो कौन से फॉर्म में होगा? p/q के फॉर्म में होगा, राइट। एग्जांपल के हिसाब से कुछ ले लेते हैं 37/343 सपोज ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करता हूँ, n किसको अप्रोच कर रहा है? इनफाइनाइट को, तो इनफाइनाइट का फैक्टोरियल, इनफाइनाइट का फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इंटू में कौन है? पाई। इंटू में कौन है? x, जिसको मैंने एग्जांपल के हिसाब से क्या लिया हुआ है 37/343। ये 1 से लेके जब आप इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करो तो बीच में कभी तो आएगा 343, ये 343 यहाँ पर जो भी 343 वो उसके साथ कट हुआ होगा, सही है। तो अब जो बचा होगा आपके पास वो पाई का कोई मल्टीपल बचा होगा, और पाई के हर मल्टीपल पे कोस का आंसर क्या होता है? या तो -1 या तो +1। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे कोस क्या देता है? -1, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कोस क्या देता है? +1। इसका कि -1 और 1 का पावर मुझे 2m चाहिए। 2m कैसा नंबर है? इवन, तो 2 करूंगा -1 और 1 का पावर 2 करूंगा तो 1 से m ही बचेगा, और वो m कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट का, पर ऑलरेडी कांस्टेंट बन चुका है, फिर मैं सेकंड लिमिट अप्लाई कर, तब तक ये कांस्टेंट हो चुका है, तो फिर ऑलरेडी कांस्टेंट है, और फिर उसका इनफाइनाइट पावर करोगे तो 1 का फिर कोई भी पावर 1 ही होगा, और ऑलरेडी यहाँ पर एक 1 ऐड करना था, तो मेरा आंसर कितना है? 2। कब? जब रेशनल था। अब जब आप इरेशनल लोगे तो x कैसी वैल्यू होगा? √2, √3, 37/1/9 ऐसा कुछ भी, तो उसमें आप लोगों के पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल तो नहीं आएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पाई का आंसर इसका कि अगर एंगल अगर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो बीच में कहीं है, और बीच में कहीं है तो उस केस में कोस का रेंज क्या होगा? -1 से 1, बट नॉट इक्वल टू -1 and 1, क्योंकि -1 और 1 तो पाई के इक्वल, पाई के मल्टीपल पे होता है, और अभी वो पाई का मल्टीपल नहीं है, और उसका पावर आप 2m कर रहे हो, तो -1 से लेके 1 तक का इवन पावर करोगे तो 0 से 1 हो जाएगा, और उसका पावर है, और वो m इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो 0 से 1 का इनफाइनाइट पावर किसको अप्रोच करेगा? 0 को, क्योंकि पावर इंक्रीज करोगे वैल्यू, तो ये 0 को अप्रोच करेगा, और उसमें आपने क्या ऐड किया? 1, तो इरेशनल होगा तो इसका आंसर 1 है, तो रेशनल पे 2 होगा, इरेशनल पे 1 होगा, तो बी आंसर है। देखो अब अगर मैंने x को अगर कोई इरेशनल नंबर लिया, जैसे एग्जांपल के हिसाब से मैंने सपोज √2 ले लिया, तो √2 इंटू इनफाइनाइट का फैक्टोरियल इंटू पाई, तो पाई का एग्जैक्ट मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल तो नहीं है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं, मतलब आप ना तो यहाँ आ रहे हो, नहीं, यहाँ पर 2n+1 इंटू पाई होता है, यहाँ पर 2n पाई होता है, पाई का इवन मल्टीपल, यहाँ पर पाई का ऑड मल्टीपल, यहाँ तो नहीं हुआ। अब यहाँ नहीं हो, इसके बीच में कहीं, तो अब इसके बीच में यहाँ नहीं हो, इसका कोस की वैल्यू -1 नहीं होने वाली और 1 नहीं होने वाले, तो उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, तो -1 और 1 के बीच में कुछ तो होगा, उसका आप इवन पावर ले लो तो 0 से 1 हो जाएगा, और उसका फिर इनफाइनाइट पावर ले लो, तो 0 से 1 का इनफाइनाइट पावर तो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, क्योंकि पावर इंक्रीज करूंगा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, उसका 1 के साथ ऐड कर दो तो फिर आंसर 1 हो जाएगा। इसलिए इसमें दो लिमिट है, एक तरह से यूज करते हैं।
So stating the second part, second statement. सेकंड को अगर टेंजेंट, सेकंड और टेंजेंट में क्या फर्क होता है? सेकंड 2 पॉइंट से पास होता है और टेंजेंट 1 पॉइंट से पास होता है। अगर मुझे सेकंड को टेंजेंट बनाना है तो क्यू पॉइंट को कहाँ पर आना पड़ेगा? ये पॉइंट पर आना पड़ेगा। ये जैसे पहले सेकंड था, फिर ये सेकंड पी और क्यू के बीच का गैप और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि पी और क्यू मतलब क्यू पॉइंट एग्जैक्टली पी पे आ जाएगा, तो पी पॉइंट से पास होने लगेगा पूरा सेकंड, तो टेंजेंट बन भी जाएगा। तो टेंजेंट बनने के लिए अगर सेकंड को टेंजेंट बनाना है तो क्यू पॉइंट को पी पे ले जाना पड़ेगा, और क्यू पॉइंट को पी पे ले जाने का मतलब कि उसका डोमेन को सेम करना पड़ेगा। 14 का सेकेंड स्टेटमेंट। आपको सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि अगर कोई भी फंक्शन का मॉड अगर कंटिन्यूस है तो फंक्शन भी आप लोगों का हमेशा कंटिन्यूस होगा। पूछा ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये पूछा, राइट? तो क्या ऐसा होता है कि आप किसी का भी मॉड लेते हो और अगर वो कंटिन्यूस है पर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस ना, ऐसा कोई फंक्शन पॉसिबल है? नहीं।
देखो ना, ये आपके सामने एक फंक्शन लिखा है मैंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स और 1 माइनस 4x। 2 प्लस एक्स अब कंसीडर करना व्हेन एक्स इज लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए 1 माइनस 4x कंसीडर करना। मुझे पूछा जाए कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। चेक किसके लिए करना होगा? ऑब्वियसली 1 के लिए, राइट। तो 1 के लिए चेक करोगे तो आप लोगों का LHL कितना आएगा? 3 आएगा और RHL कितना आएगा? और उसमें मॉड लगाना है, तो 3 इक्वल टू 3 और इक्वल टू 1 के लिए भी 3 हो जाएगा, मतलब माइनस होगा बट मॉड है तो 3 हो जाएगा। तो आपका RHL, LHL और f ऑफ 1 तीनों सेम है, तो फंक्शन मॉड ऑफ f ऑफ x कंटीन्यूअस है। अब f ऑफ x क्या है? कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस? आपका मॉड कंटीन्यूअस है बट f ऑफ x कंटीन्यूअस नहीं है। तो किसी का अगर मॉड कंटीन्यूअस होगा तो उसका f ऑफ x हमेशा कंटीन्यूअस होगा, ये जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 हमेशा ट्रू नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। और स्टेटमेंट 1 पर आप चेक करोगे तो मॉड ln x और ln x, तो ln x का ग्राफ ये रहा और मॉड ln x का ग्राफ में से क्या होगा? नीचे की जो वैल्यू होगी वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और ये भी कंटीन्यूअस साथ भी है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है बट कंटीन्यूअस तो है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। हमेशा भी नहीं बोल सकते मॉड कंटीन्यूअस होगा तो f ऑफ x भी कंटीन्यूअस होगा। और उसमें डिनोमिनेटर में x स्क्वायर की x की पावर 2 है, ln 1 प्लस x स्क्वायर। हाँ, इसमें 2 दिख रहा है, नहीं हो रहा है। आपको f ऑफ x ये दिया हुआ है और आप लोगों को बोला गया कि इसकी कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने कहाँ पर 0 है, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, जो ln 1 प्लस x स्क्वायर है, 0 प्लस के लिए और 0 माइनस दोनों के लिए ये यूज करना है, तो ln की प्रॉपर्टी लग सकती है क्योंकि x को 0 रखोगे तो 0 आएगा, तो डिवाइड बाय x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, ये x और ये x, लिमिट लगाने पर इसका आंसर 1, तो बचा क्या ln cos x डिवाइड बाय x, करेक्ट। और ये आप लोगों का cos 0 की वैल्यू 1, ln 1 0, 0 बाय 0 का फॉर्म हो गया। डिफरेंशियल उसमें लगा लेता हूँ, 1 बाय cos x और cos x का माइनस साइन है तो माइनस 10x, x का डिफरेंशिएट 1, x को 0 रखूंगा तो 10 0 का आंसर 0, सारे सेल भी 0 आएगा, LHL भी 0 आएगा क्योंकि दोनों में सेम फंक्शन यूज करना है। x इक्वल टू 0 के लिए 0 दिया हुआ तो फंक्शन कंटीन्यूअस तो है, फंक्शन कंटीन्यूअस तो है, सही है, राइट। अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो आप लोगों के पास डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अब एक ऑप्शन ये है कि मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लूं और फिर RHD LHD चेक कर लूं, राइट। बट वो फंक्शन बहुत बड़ा है, x into ln cos x divided by ln 1 plus x square, ये था ना ओरिजिनल। तो इसका RHD LHD नॉर्मल तरीके से देखते हैं। RHD क्या होता है? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c प्लस, c प्लस मतलब इसमें c मतलब कौन? 0 प्लस f of x
माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई x minus एक्स माइनस सी, राइट। एफ ऑफ एक्स मतलब कौन, x इंटू एल एन कोस एक्स डिवाइडेड बाई एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ जीरो का आंसर पहले से जीरो दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो, तो एक्स, ये एक्स और एक्स कैंसिल, सही है। अब जो लिमिट बचा है उसमें एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में तो लोग अपने प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं लिमिट वाली, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, अब लिमिट और ऊपर एल एन कोस एक्स, अब लिमिट लगाऊंगा तो इसका आंसर तो 1, उसका जो बचा होगा एल एन कोस एक्स बाई एक्स स्क्वायर कौन सा फॉर्म है, 0 बाई 0, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं एल स्क्वायर से, तो एल एन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन 10 माइनस 10 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो अब प्रॉपर्टी के हिसाब से 10x का आंसर 1, तो आंसर कितना है -1/2। यानी ठीक है, ये किसके लिए हुआ, 0 प्लस के लिए। अब जब मैं LHD चेक करूंगा तो LHD में से क्या फर्क होगा, 0 माइनस, तो 0 माइनस में भी वो फॉर्मूला तो सेम ही है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स, इसमें 0 माइनस में फंक्शन तो सेम ही यूज करना है, 0 प्लस हो या 0 माइनस हो फंक्शन तो वही है ना। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस सेम फंक्शन x इंटू एल एन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स, एफ ऑफ 0 0 है और ये भी 0 है, तो ये एक्स और एक्स तो कट ही गया। अगर आप वैसे देखा तो 0 प्लस h और 0 माइनस h सब्जेक्ट तो ये होना चाहिए था, 0 प्लस h होता तो यहाँ पर h का स्क्वायर करते, 0 माइनस h होता तो यहाँ पर माइनस h का स्क्वायर करते, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 0 प्लस h होता तो cos h होता, 0 माइनस h होता तो cos माइनस h होता, तो cos भी इवन फंक्शन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों केस में कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो वापस सेम ही आंसर रहेगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाना है, -1/2। तो इसका RHD और LHD भी सेम आ रहा है, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी है और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, और ऑब्वियसली जब डिफरेंशिएबल होगा तो कंटीन्यूअस तो होगा ही, तो अगर मल्टीपल करेक्ट में है तो A भी होगा और C भी होगा, वही है ना। तो 22 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन है उसमें सर अगर हमने कुछ जैसे 1 प्लस दिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो उसमें 1 रखेंगे या फिर x ही रहने देंगे, 22 का 1 प्लस का आंसर 1, जैसे आप लोगों को चेक करना ही नहीं है, मतलब वैसे तो आप लोग को 22 में सबसे पहले तो क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो उनको 1 के लिए चेक ही नहीं करना है, 0 के लिए चेक करना है, ऊपर सबसे पहले तो वो इन्फॉर्मेशन पढ़ो किसके लिए चेक करना है, 0 के लिए चेक करना है। तो जब मुझे 0 के लिए चेक करना है तो फिर f a से चालू करेगा सर, तो f ऑफ x दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, खुद ही डिसकंटिन्यूअस होता है, हर इंटीजर से तो 0 पे भी तो डिसकंटिन्यूअस होगा, फिर वैसे 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो पूरा फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बीच में प्लस है इसलिए, अगर इनटू होता तो मैं नहीं बोलता, तो फिर मैं 1 माइनस x भी चेक करता, बट प्लस है तो फिर दोनों का अलग तरीके से ट्रीटमेंट दूंगा मैं, एक डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, राइट, तो फिर इसका आंसर r और s हो जाएगा। b पे आता हूँ तो mod x minus 2 प्लस mod x, mod कंटिन्यूअस तो होता है पर डिफरेंशिएबल कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 2 पे और 0, कॉर्नर पॉइंट कहाँ बनेगा, 2 पे और 0 पे चेक करने को बोला है, 1 पे चेक करने को बोला होता तो मैं बोल सकते हैं कि वहाँ कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलता था, यहाँ पर इसमें 0 पे मिल रहा है तो ये कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तो b और s हो जाएगा। c ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 स्क्वायर है, तो ग्रेटेस्ट देख के मैक्सिमम बच्चे वही लिख के आ जाते हैं कि भाई ये तो डिसकंटिन्यूअस भी होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा,
बट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर एक्स, तो आप ये नहीं बोल सकते हो। किसके लिए चेक करना है? जीरो के लिए, कौन सी वैल्यू के लिए चेक करना है? तो जीरो प्लस तो कौन सा क्वार्टर? फर्स्ट क्वार्टर में 10 इनिशियली इंक्रीज होता है, बट उसका इंक्रीजिंग रेट बहुत कम होता है, 45 डिग्री तक तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर 45 के बाद कुछ जादू आता है और फिर वर्तन तो 1 से इंफिनिट पहुंच जाता है, बट 45 तक तो 0 और 1 के बीच में ही है, तो उसका स्क्वायर भी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इसका आरएचएस 0 आ रहा है, 0 माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू को उसकी रेंज क्या होगी? -1 और 0 के बीच में रहेगा, उसका स्क्वायर करोगे तो -1 में 0 की वैल्यू का स्क्वायर 0 से 1 हो जाएगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इसका आरएचएस भी 0 है, एलएचएस भी 0 है, और अगर इक्वल टू 0 रखता हूँ 0 ही हो जाएगा, तो 0 ही हुआ, सही है, राइट। तो कंटिन्यूस है, और 0 प्लस पे फंक्शन ही 0 हो चुका है, मतलब ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन ही क्या हो चुका है? 0, लेस देन 0 पे फंक्शन ही क्या हो चुका है? 0, तो 0 का डिफरेंशिएशन भी 0, आरएचडी में भी 0, एलएचडी में भी 0, ये फंक्शन कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है ये, तो इसमें पी और क्यू आएगा, डी वाला, डी में एक बार वो x जो है मल्टीप्लाई में वो नहीं दिया होगा तो क्या होगा? वो x नहीं है तो क्या होगा? तो इतना है 3e⁻1/x + 4/2 - e⁻1/x, क्या होगा? कंटिन्यूस है, अब नोट पेन के बिना अगर ऐसे ही करना है तब कैसे, किस पे चेक करना है? 0, तब सबसे पहले 0 + h लोगे, तो 0 + h लोगे, x की जगह पर 0 + h रखो तो क्या आएगा? 3e⁻1/x + 4 डिवाइडेड बाय 2 - e⁻1/h, h किसको अप्रोच कर रहा है? तो 1/h था ना, e का पावर, तो 1/0 कितना? e का इनफाइनाइट पावर कितना? और इनफाइनाइट कब इनफाइनाइट को डिवाइड में लेके जाते हो, इनफाइनाइट को तो डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, तो क्या करोगे? पूरे क्वेश्चन को किससे डिवाइड करोगे? e⁻1/x, तो क्या बचेगा? 3 + 4/e⁻1/x डिवाइड बाय 2/e⁻1/x -1, तो जो 4/e⁻1/x वो 0 हो जाएगा, बिकॉज़ 4/∞ है, तो ऊपर से 3 बचा, और नीचे 2/e⁻1/x भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 2/∞ होगा, तो बचा -1, का आंसर कितना है? माइनस, ये आरएचएल का आंसर है, एलएचएल 0 - h, तो e का पावर क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा नेगेटिव पावर की वजह से, तो 3/e⁻1/x + 4 डिवाइड बाय 2 - 1/e⁻1/x, वो कैसे डिवाइड मांगे समझ आए? है ना, हमें पहले लाना पड़ा था, ये ऑटोमेटिकली आ गया, तो फिर इसके आंसर क्या होगा? 4/2 आंसर 2 है, आरएचएल और एलएचएल सेम नहीं है, तो अगर वो x मल्टीप्लाई में नहीं होता तो ये कंटीन्यूअस नहीं है, बट वो x मल्टीप्लाई में होने की वजह से क्या हो रहा है? एक बार फंक्शन आप लोगों का -3x बन रहा है, और एक बार फंक्शन 2x बन रहा है, और एक 0 को अप्रोच करे तो 3 - 3 × 0 भी 0 हो जाएगा, और 2 × 0 भी 0 हो जाएगा, इसकी वो x की वजह से फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाता है, अगर वो x नहीं होता तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होता, बट x होने की वजह से 0 दे रहा है, राइट, समझ आया? तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की जो आरएचडी एलएचडी की फॉर्मूला है उसमें आप क्या करते हो? f(x) ये लगाओगे, उसमें भी 0 के लिए चेक करना है, f(0) की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0, f(x) में पूरा का पूरा फंक्शन उठा के डाल दूंगा, डिवाइड में x - 0,
तो जो x है ना उसके साथ मल्टीप्लाई, वो x और ये कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से अब बच रहे तो वो x ही कट गया। बाकी पूरा प्रोसीजर सेम ही होगा, तो यहाँ पर आंसर -3 आएगा और वहां पर आंसर +2 आएगा। तो x कट होने की वजह से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो x की वजह से फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसमें x में आपने अलग लिमिट लगाई थी ना, x को अलग कर लिया था और बाकी जो नहीं अलग नहीं किया था, तो समझाने के टाइम पर हमने कहा कि एक्साइड कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई में तो लिमिट 9 जीपीपी 9 कर सकते हैं। अब मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है f of x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा x स्क्वायर, मैक्सिमम ऑफ x कॉमा x स्क्वायर, और मुझे हमें ये बताना है कि मैक्सिमम ऑफ x कॉमा x स्क्वायर जो है ये फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, कहाँ वो सब कुछ नहीं दिया हुआ है, बस इतना देखिए पता करें फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है, और फिर पता करें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का मतलब समझता हूँ। इस क्वेश्चन क्या बोलना सर, इसमें आपके पास दो फंक्शन है, एक y इक्वल टू x नाम का फंक्शन है और एक y इक्वल टू x स्क्वायर नाम का फंक्शन है। आप इन दोनों में से वो वैल्यू कंसीडर करोगे जो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। जैसे अगर 2 है तो यहाँ पर ट्रू तो y2 आएगा, बट यहाँ पर y इक्वल टू, तो 2 के लिए मुझे ये कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज मैंने 1/2 लिया तो 1/2 और 1/4, तो फिर मुझे इसको कंसीडर करना है। इन दोनों में से जो मैक्सिमम जी यहाँ पर मैक्सिमम होगा वो कंसीडर करो। ऐसा तो फिर हर वैल्यू थोड़ी चेक करने बैठे। तो फिर ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका ग्राफ। क्या करोगे आप, ग्राफ बनाओ, इन दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पे साथ में बनाओगे। और ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ आते नहीं, मतलब नॉर्मल आते हैं, लाइन, पैराबोला, शिफ्टेड पैराबोला, ग्रेटेशन तो नहीं आएगा बिकॉज़ उसको हमेशा डिस्कंटिन्यूअस, तो मोड वगैरह दे सकते हैं, तब बना लोगे, इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। जैसे ग्राफ हमने बनाया उससे इजी हो। तो y इक्वल टू x, ये तो लाइन है, कहाँ से पास होगा, कौन सा क्वाड्रेंट, कैसे पता, क्योंकि दोनों का स्लोप से, दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है ना, राइट। तो y इक्वल टू x का लाइन और स्लोप 45 भी है, ये भी हम बोल सकते थे। तो y इक्वल टू x ओरिजिन से पास हो रहा है, दोनों के साइन सेम है, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होगा। y इक्वल टू x स्क्वायर, अपवर्ड पैराबोला, ये y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू x, तो दोनों इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x स्क्वायर इक्वल टू x, दोनों को सेम होना पड़ेगा। x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, तो 0,0 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 1,1 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अब देखते हैं कब कहाँ पर मैक्सिमम, पहले नेगेटिव वैल्यू चेक करते हैं। तो दिख रहा है कि नेगेटिव वैल्यू में ये वैल्यू बड़ी वैल्यू है, ऊपर जो होगा पॉजिटिव बड़ी वैल्यू होगा ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट मैक्सिमम होगा। कब, जब x लेस देन 0, तो बेसिकली तो पता चले ना, किसी का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये नेगेटिव में रहेगा, पर ये, पर मुझे ग्राफ से ही पता चल जाए, मैं चेक भी नहीं करूंगा वहां क्या हो रहा है, मैं यहाँ देख लूंगा भाई कौन ऊपर है, भाई ये ऊपर है, तो ये फिर जब मैं 0 और 1 के बीच में आया, तो फिर कौन मैक्सिमम, लाइन बड़ी है, तो लाइन मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, फिर ये हट गया होगा, फिर जैसे 1 पे आऊंगा तो फिर ये ग्राफ ऊपर है लाइन से, तो ये मैक्सिमम देने लगेगा। इसका ग्राफ ऐसा है, पैराबोला वापस।
ये ग्राफ बना मैक्सिमम ऑफ x x स्क्वायर। कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस? कंटिन्यूस कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा। मैं आपको समझाने के लिए हाथ उठा रहा हूँ, बात अलग है, बट वैसे तो कंटिन्यूस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा। डिफरेंशिएबल है नॉन डिफरेंशिएबल? नॉन डिफरेंशिएबल। दो कॉर्नर पॉइंट, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा बट दो जगह पर डिफरेंशिएबल नहीं। ये तो ग्राफ से पता चल गया। अब अगर ग्राफ नहीं ड्रॉ करते तो ये तो सिंपल फंक्शन है, हमें पता है कि कब कौन मैक्सिमम होगा। नेगेटिव वैल्यू के लिए कौन मैक्सिमम होगा? एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होगा ना नेगेटिव में, और 0 से लेके 1 में पावर इंक्रीज करते तो वैल्यू, तो 0 से 1 में एक्स मैक्सिमम होगा, फिर 1 के बाद वापस ये 0 पे ब्रेक हुआ, 0 रखूंगा तो 0 आएगा, 0 यहाँ रखूंगा तो 0 आएगा। आर एस एल सेम आ गया, 0 पे दोनों ही 0 हो रहा है तो दोनों ही मैक्सिमम, तो 0 पे सेम आया। आर एस एल इक्वल टू एल एस एल इक्वल टू 1 पे चेक करता हूँ, 1 रखा तो ये भी 1 का स्क्वायर भी 1 और इक्वल टू 1 पे भी दोनों सेम हो रहा है, तो इसका मतलब 1 पे भी सेम आएगा, कंटिन्यूस हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, उसमें x को 0 रखो, एलएचडी 0 आया, इसका डिफरेंशिएट करो 1, आरएचडी 1 आया, तो सेम नहीं है ना। फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन 1 आया था, यहाँ पर डिफरेंशिएशन 2x, जब 1 पे चेक करूंगा तो एलएचडी आपका 1 है, आरएचडी आपका 2 है, 1 रखोगे। पर ये करना ही नहीं चाहिए, क्यों करना है? ग्राफ ड्रॉ करो, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल था, आपको पता चल गया। राइट, बेटर है ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपको पता चल जाएगा ग्राफ से कौन कौन सा पार्ट मैक्सिमम लेना है, कौन सा पार्ट मिनिमम। अगर ये क्वेश्चन अगर मिनिमम के लिए होता तो सेम क्वेश्चन बट मैक्सिमम की जगह पर मिनिमम दिया हुआ है, तो फिर क्या करता? ये वाला पार्ट लेता, तो फिर उसका ग्राफ ऐसा होता। यहाँ पर ये मिनिमम, फिर पर मिनिमम, फिर वापस लाइन, इसका तो भी कंटिन्यूस तो है, बट यहाँ और यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट मिल जाता है जिससे नहीं। ज्यादा 2 की जगह पर 3 ग्राफ एक साथ दे देंगे, तो 3 एक साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब एक बार सेकंड क्वेश्चन, सेकंड करो, फिर करते हैं पीपीपी 9 करते हैं।
एक ही ग्राफ में ऐसा बन रहा है ठीक है। पॉइंट में आया
आया समझ में? आ गया? If both f of x and g of x are differentiable function at x equal to x0, then the function defined as h of x equal to maximum f of x comma g of x. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, f of x g of x square दोनों डिफरेंशिएबल है, तो उनका मैक्सिमम के लिए बोला है कि ऑलवेज डिफरेंशिएबल एट x equal to x0, जो री नहीं है। और ये यहाँ पर x equal to x0 का मतलब क्या होगा कि तो गलत हो जाएगा। कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल, जैसे इक्वेशन अगर देखो 0 और 1 दोनों में इज नेवर डिफरेंशिएबल एट x equal to x0, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर x0 में वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं लेता हूँ और कोई पॉइंट लेता हूँ तो हो सकता है। पर इज डिफरेंशिएबल एट x equal to x0 when f of x0 is not equal to g of x0, ये सही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल हुआ तो ये सिर्फ वहीं हो सकता है जहाँ पर वो इंटरसेक्ट होगा, क्योंकि वहीं से फंक्शन चेंज होना है, क्योंकि वहीं पर फंक्शन चेंज होना है। पर क्या ये जरूरी है कि हमेशा ऐसे होता है कि जहाँ पर वो ऐसे क्वेश्चन में पर्टिकुलर, लेकिन जहाँ पर वो फंक्शन इंटरसेक्ट होता है वहाँ पर फंक्शन चेंज हो ही जाएगा, जैसे इसमें तो हो रहा है। पर ये क्या ऑलवेज ट्रू होगा? ऐसा कोई फंक्शन आप जानते हो कि जहाँ पर ट्रू नहीं होगा। upward downward अपवर्ड डाउनवर्ड से होगा तो वैसे ही तो मैक्सिमम मिनिमम पूछेंगे नहीं ना, कि अपवर्ड ही मैक्सिमम होगा फिर तो। और राइट से ऊपर आप एक पूरा पैराबोला बन रहा है, क्या पूरा लाइन कौन सा फंक्शन जानना होगा ना आपको, तो कोई फंक्शन पॉसिबल है? क्योंकि अगर तो फिर उसके हिसाब से डी जो है, सी तो चलो सही है, इस डिफरेंशिएबल है x equal to x0 f of x0 is not equal to 0, जहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा वहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा। तो d क्या है? कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x equal to x0 f of x0 equal to g of x0, तो d सही होना चाहिए। सर्कुलर टेंजेंट, कौन सा? सर्कुलर टेंजेंट, सर्कल और टेंजेंट, ये मतलब एक लाइन और सर्कल जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो, तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं हो रही होगी। मैक्सिमम मिनिमम की बातें कब हो रही होगी कि जहाँ पर आप लोगों को अगर ये सर्कल और ये टेंजेंट है, तो मुझे सर्कल और ये टेंजेंट है मेरा, तो फिर ऐसे क्वेश्चन भी नहीं होंगे फिर तो फिर तो इसके हिसाब से तो आप लोगों को अगर ये पता तो फिर तो सी और डी दोनों सही होना चाहिए। डी क्या बोल रहा है कि कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x equal to x0, जहाँ पर f of x0 equal to g of x0, मतलब अगर ये जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा तो वहाँ पर कंफर्म है कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो फिर सी और डी दोनों सही होने चाहिए। तो सी तो चलो है, पर डी है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से तो डी है, अगर ये एग्जांपल देखता हूँ। पर क्या और कोई एग्जांपल ऐसा पॉसिबल है कि जहां पर आपका फंक्शन इंटरसेक्ट भी हो रहा है बट चेंज नहीं हो रहा है? f of x is equal to maximum of x comma x cube, maximum x comma x cube, y equal to x का ग्राफ, y equal to x cube का ग्राफ, y equal to x और y equal to x cube कहाँ इंटरसेक्ट होंगे? x cube equal to x पे देख लेते हैं, x cube minus x equal to 0, x कॉमन, तो x equal to 0 1 और -1 तीन जगह पर इंटरसेक्ट होंगे, राइट। y को x को ओरिजिन से पास हो रहा है, राइट। अच्छा, x और x क्यूब 0 और 1 के बीच में कौन बड़ा होगा? x, क्योंकि पावर इंक्रीज करो तो वैल्यू 1 के बाद x क्यूब बड़ा हो जाएगा, राइट। नेगेटिव में चेक करते हैं, नेगेटिव में चेक करते हैं x और x क्यूब में -1 और 0 के बीच में पहले तो -1 और 0 के बीच में x क्यूब बड़ा होगा,
राइट। -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, -1/2, x -1/2 है तो x³ कितना होगा, -1/2। तो बड़ा कौन है, 1/2, और x³ बड़ा है, हाँ, सही है। अब कोई -1 से छोटी वैल्यू लेते हैं, -2 ले लेते हैं, तो x -2 और x³ -8, तो फिर कौन बड़ा है, x बड़ा है, बड़ा, है ना। तो फिर अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों का ग्राफ कैसा होगा, x³ का वैसे तो स्टैंडर्ड ग्राफ हम लोगों को आता है, हो जाएगा 1 तक लाइन मैक्सिमम, 1 के बाद x³ मैक्सिमम, ये कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, 1,1, ये कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, -1 को -1, तो -1 से 0 तक x³ मैक्सिमम और फिर x मैक्सिमम। तो फिर अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जैसे ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर लाइन हुआ, फिर वापस कर्व। तो इसका ग्राफ ऐसा हो रहा है, ये बना, फिर ये बना, फिर वापस लाइन बना, फिर वापस कर्व बना, ऐसा कुछ हो रहा है। ये जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां पर इसने भी कॉर्नर पॉइंट दिया, ये 3 जगह पर कॉर्नर पॉइंट दिया, मतलब 3 जगह पर डिफरेंशिएबल नहीं, राइट। अब और अभी तक तो जो भी एग्जांपल है उसमें ऐसा ही हो रहा है कि जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पर ये फंक्शन कॉर्नर पॉइंट दे रहा है तो डिफरेंशिएबल नहीं बन रहा है। अब f(x) इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x², x³, x² x³ अपवर्ड पैराबोला और x³ का ग्राफ जो s जैसा शेप होता है, कहाँ इंटरसेक्ट होगा, x² - x³ इक्वल टू 0, x² कॉमन, 1 - x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 1 पे, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ पर, 0 पे और 1 पे। तो 0 और 1 पे अगर ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो हम लोग अगर इसका ग्राफ बनाते हैं कि y इक्वल x² का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला, नेगेटिव वैल्यू में कौन मैक्सिमम, x², यो हमेशा पॉजिटिव होगा, x³ हमेशा नेगेटिव होगा, और 0 और 1 के बीच में कौन मैक्सिमम, क्योंकि पावर इंक्रीज किया होगा तो वैल्यू डिक्रीज हुआ होगा, तो ऐसा हो जाएगा इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो। और ये पॉइंट कौन होगा, 1,1, ये पॉइंट कौन होगा, यहाँ पर मैक्सिमम कौन, ये, फिर वापस मैक्सिमम कौन, जबकि 0,0 पे दोनों इंटरसेक्ट हो भी रहे थे पर फिर भी कर्व में चेंज नहीं हुआ, कॉर्नर पॉइंट नहीं मिला आपको, तो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं फिर भी कॉर्नर पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है हमेशा कि ऐसे क्वेश्चन में जहां पर वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर चेंज हो ही जाएगा और कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि चेंज होने के लिए, कॉर्नर पॉइंट होने के लिए चेंज होना पड़ेगा, इसीलिए D इज नॉट ऑलवेज राइट, C ऑलवेज ट्रू होगा बट D ऑलवेज ट्रू नहीं है, ठीक है। वहाँ पे 1,1 पे तो हर पॉइंट पर नहीं हो रहा है ना, तो हर पॉइंट पर होना चाहिए जब दोनों सेम हो रहे हैं। अब क्वेश्चन 3 पढ़ो और बताओ।
चला क्या पूछ रहे हैं? Let f of x be a real value function such that f of a equal to 0. If g of x is equal to x minus a into f of x is continuous but not differentiable at x equal to a. In h of x equal to x minus a whole square, f of x is continuous and differentiable at x equal to a. Then f of x must be आप अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको वो जो सेंटेंस लिखे दोनों क्या समझ आ रहा है? g of x equal to x minus a into f of x कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। पर जैसे मैं x minus a में से x minus a के स्क्वायर में जाता हूँ तो डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। f of x में तो उन्होंने चेंज भी नहीं किया। इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि वो फंक्शन जो है g of x और h of x वो f of x पे डिपेंडेंट नहीं है। उसकी डिफरेंशिएबिलिटी किस पे डिपेंडेंट है? x माइनस और x माइनस ए के होल स्क्वायर पे। सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर h of x अगर x माइनस ए के होल स्क्वायर पे अगर डिफरेंशिएबल बन रहा है बट x माइनस ए पे नहीं बन रहा है, इसका मतलब जब आप डिफरेंशिएबिलिटी का RSD यूज कर रहे होंगे या LSD यूज कर रहे होंगे तो x माइनस ए जो है ना कट हो जाता होगा। तो सारे से RSD की फॉर्मूला क्या होती है? ये आपको क्वेश्चन का फंक्शन जो बना के बताता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी हमने क्वेश्चन देखा था, पता है ये वाला 22 का डी। तो उसमें फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा था बट डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा था। और डिफरेंशिएबल क्यों नहीं हो रहा था? एक्स कट हो जा रहा था, राइट? अगर वहां पर एक्स की जगह पर अगर एक्स स्क्वायर होता सोचो तो ये डिफरेंशिएबल भी होता क्योंकि एक एक्स कट होने के बाद भी ऊपर एक एक्स बच जाता। तो सेम ही तो हुआ, सेम ही क्वेश्चन का पर्पस हुआ। तो जब अब f of x का मतलब क्या देखो 22 का डी कंसीडर करता तो x के बिना का फंक्शन तो कैसा फंक्शन बन रहा था? जब x नहीं था तो नॉन डिसकंटिन्यूअस और x की वजह से कंटिन्यूअस बना था ना, बट वो x कट हुआ इसलिए वो डिफरेंशिएबल नहीं बन पाया। बट अगर x स्क्वायर होगा तो कंटिन्यूअस तो बनेगा ही वो x स्क्वायर, बट वो डिफरेंशिएबल भी बनाएगा बिकॉज ऑफ x बच जा रहा है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, आप देखोगे तो x माइनस से कट हो गया होगा इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं बन रहा है, बट x माइनस से होने की वजह से कंटिन्यूअस बन रहा है। बट x माइनस ए का स्क्वायर होगा तो एक बार x माइनस से कट हो भी गया होगा तो भी एक बार x माइनस से बचा होगा। तो ऐसा होने के लिए f of x को क्या होना पड़ेगा? डिसकंटिन्यूअस होना पड़ेगा। f of x को क्या होना पड़ेगा? डिसकंटिन्यूअस होना पड़ेगा। f of x मतलब x के बिना वाला पार्ट। 22 में जो x को हटा देते हो तो जो बचता है वो आपका f of x, राइट? और भी एक एग्जांपल देता हूँ। f of x आपका है sin of x माइनस जीरो। अब आप देखोगे तो इसमें f of x 0 आ रहा है बिकॉज़ क्वेश्चन की कंडीशन की तरफ से f of x 0 आना चाहिए, sin 0 0 हो जाएगा, राइट? क्वेश्चन की कंडीशन की तरफ से g of x आपका x माइनस है इनटू sin x माइनस है और h of x आप लोगों का x माइनस a का होल स्क्वायर इनटू sin of x माइनस है, ठीक है, राइट? यहाँ पर साइन x माइनस से नहीं लेते, ये अगर फंक्शन अगर ऐसे कंसीडर करें तो आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तीनों की एक ही कंडीशन f of a 0 आना चाहिए, 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या लग रहा है? a के लिए कंटिन्यूस है, a प्लस और a माइनस दोनों के कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा ना, राइट? और डिफरेंशिएबल होगा, ये अभी तो डिफरेंशिएबल भी होगा। क्यों? बिकॉज़ डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या होती है? RHD लिमिट ऑफ
extending to a plus f of x minus f of x divided by x minus एक ही चेक कर लो ना। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a प्लस f of x मतलब g of x, तो g of x में ये फंक्शन रखोगे आप x माइनस है sin of x माइनस है g of x तो जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस है, तो x माइनस है कैंसिल हो रहा है, तो x की जगह पर a रखूंगा तो a माइनस से जीरो आ रहा है, तो sin जीरो की वैल्यू जीरो हो गई। LHD में भी सेम ही होगा सब कुछ है ना। LHD में क्या फर्क पड़ेगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a माइनस g of x माइनस g of x डिवाइड बाय x माइनस है, a माइनस में सेम फंक्शन होगा ना, तो x माइनस है इनटू साइन ऑफ x माइनस है g of x जीरो ही और डिवाइड बाय x माइनस है। अब सब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से a माइनस है a प्लस है तो सब रख सकते हो, रखने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव है तो कट ही हो जाना है। इसका भी आंसर क्या है, जीरो। तो अभी जो मैं फंक्शन ले रहा हूँ ये फंक्शन आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या दी है, कंटीन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। इसका है कि कंटीन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल, ये कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल क्यों बनना है, बिकॉज आप लोगों का x माइनस से कट होने के बाद जो f of x बन रहा था ना वो भी कंटीन्यूअस, इसकी वजह से वो फंक्शन डिफरेंशिएबल की हो रहा है। बट अगर यहाँ पर अगर ऐसा फंक्शन होता जो नॉन डिसकंटीन्यूअस होता पर ये कंटिन्यू, इसकी वजह से वो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस भले ये हो, जैसे x इंटू साइन 1 बाई x, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन साइन 1 बाई x क्या है, डिसकंटीन्यूअस क्यों, x टेंडिंग टू जीरो के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि साइन एक रोटेशन में होगा, रोटेट करता रहेगा, किसके बीच में रिलेटिव वैल्यू डिसकंटिन्यूटी हो गया, बट इनटू में x होगा तो उसको कंटीन्यूअस बना देगा। पर क्या ये डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि डिवाइड में भी जाएगा x आएगा वो और ये तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, सही है। पर उसके सामने अब x स्क्वायर साइन 1 बाई x दिया हुआ कंटीन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि एक कट भी हो गया तो भी एक। तो अगर इसको अगर कंटीन्यूअस नहीं होना है, राइट, सॉरी कंटीन्यूअस होना है बट डिफरेंशिएबल नहीं होना है, तो तभी हो सकता है जब ये खुद फंक्शन ही राइट, बट x स्क्वायर की वजह से वो एक x कट होने की वजह से भी वो डिफरेंशिएबल हो जाता होगा। तो वही पूछने की कोशिश की उन लोगों ने कि x माइनस इंटू f ऑफ x कंटीन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, बट x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू f ऑफ x दोनों है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो x माइनस a की वजह से डिफरेंशिएबल बन, x माइनस a के होल स्क्वायर की वजह से डिफरेंशिएबल बन रहा है, वो f ऑफ x की वजह से नहीं बन रहा है। तो फिर f ऑफ x को तो पूछा कहते हैं f ऑफ x मस्ट बी discontinuous at x equal to, चलिए अच्छा, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हो कोर्स में पूछा है कोई क्वेश्चन, सिक्स वाला बताओ। Which one of the following function is continuous everywhere in its domain, but has at least one point where it is not differentiable?
फर्स्ट वाला एस से चालू करते हैं। x रेस टू 1/3 कैसा है, कंटिन्यूस है कि डिफरेंशिएबल है? सॉरी कंटिन्यूस है कि नहीं पहले तो? x रेस टू 1/3 इक्वल टू y, मतलब y क्यूब इक्वल टू x, इसका तो ग्राफ कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल है। जैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, क्या होगा इसका डिफरेंशिएट? 1/3 into x raised to power minus 2/3, तो नेगेटिव पावर कहाँ जाएगा? डिवाइड में तो क्या हो गया, 1/3 into x raised to 2/3, जीरो नहीं रखा होगा ना, नीचे जीरो आ जाएगा, तो जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है। f of x equal to mod x by x, f of x equal to mod x by x, कंटिन्यूस है इन इट्स डोमेन, कंटिन्यूस होगा। अच्छा इसका डोमेन क्या है पहले तो? और ये वैल्यू एक्सेप्ट 0, तो फिर एक्सेप्ट 0 को छोड़ के बाकी सबके लिए हम बोलने के फंक्शन कंटिन्यूस होगा, राइट। अब 0 प्लस लो, तो 0 पे बस फंक्शन और 0 पे कंटिन्यूस भी नहीं है, बट 0 डोमेन में लेना नहीं है, इसलिए अदरवाइज देखो 0 प्लस लोगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि मोड की जरूरत नहीं है, और 0 माइनस लोगे तो आंसर -1 आएगा, तो 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। बट उन्होंने बोला कि अपने डोमेन में चेक करना, तो मेरे डोमेन में तो 0 लेना ही नहीं है मुझे, है ना, इसीलिए जरूरत नहीं है। पर अब इसका डिफरेंशिएबल की बात करें तो x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन 1 है, x लेस देन 0 पे फंक्शन -1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन भी 0, मतलब RHD भी 0 आएगा, तो ये डिफरेंशिएबल है। तो ए आपके आंसर में होगा, बट बी नहीं होगा। सी की बात करोगे तो e रेज़ टू माइनस है, ऑलवेज कंटिन्यू है ना, e रेज़ टू माइनस इसका ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग, इक्वल से गिर जाएगा, राइट। तो ये तो कहीं पर कॉर्नर पॉइंट भी थोड़ी होता है, ग्राफ से तो ना तो कॉर्नर पॉइंट होता है और कंटिन्यूस तो है ही। और लास्ट वाला 10x अपने डोमेन पे तो एक कंटिन्यूस होता ही है, वर्टिकल एसिम्पटोट देखा जाए तो उसके डोमेन में थोड़ी होता है, तो डोमेन पे कंटिन्यूस और डोमेन पे डिफरेंशिएबल भी, क्योंकि डोमेन पे कॉर्नर पॉइंट भी नहीं देता है कोई कॉर्नर, राइट। तो ये सब इसका आंसर भी सिर्फ ए होगा, ए। रेंज वाला बहुत सारे फंक्शन दिख रहे हैं, रेंज वाला तो मुझे लगता है कि इसमें अपने को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए इसको, क्योंकि -50 से 50 में कितने इंटीजर हो गया, 101। अब हर वैल्यू पे थोड़ी ना चेक करने बैठेंगे, तो पहले उस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर जो बचेगा उस पर बात करते हैं। और अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मेरे पास ये कंसेप्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, करेक्ट, राइट, या तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो आपको सबसे पहला टर्म जो दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर 4x का फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा cos स्क्वायर 4x पर फ्रैक्शनल पार्ट की जरूरत भी है, cos स्क्वायर का रेंज क्या होगा, 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट का काम ही नहीं है, जैसे हटा दो 0 नहीं, बस फ्रैक्शनल पार्ट हट जाएगा। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर को बोलने की सबसे जरूरत भी है, क्योंकि पता नहीं x क्या है,
अच्छा, पर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोस स्क्वायर 4x। कोस स्क्वायर 4x का रेंज उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो सेकंड टर्म तो 0 दिया हुआ है, प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 4x तो कुछ कर नहीं सकते, प्लस वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कोस स्क्वायर 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर को लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कोस स्क्वायर 4x, जिसमें मुझे फ्रैक्शनल पार्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि कोस स्क्वायर 4x 0 और 1 के बीच में ही होगा। ये तो हो गया, ये ब्रैकेट ओपन करो, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू cos square 4x, ये प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कोस स्क्वायर 4x, तो बचाएगी, तो बचा गया एक्स स्क्वायर, ये भी 0 हो चुका था, ये सब 0 हो चुका है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 4x प्लस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर 4x, एक्स स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर 4x प्लस कोस स्क्वायर 4x, ये तो हमेशा कंटिन्यू होगा जिस तरह बोला है। तो पूछा गया है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन इन -50 to 50 वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, बट एक भी नहीं, 0 आंसर है, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, आंसर। तो पहले इसमें सिंपलीफाई कर लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें cos square 4x की यूज cos square 4x के रेंज में 1 इंक्लूड नहीं होगा। हम जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहे हैं ना cos square, यहाँ पर 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos square 4x, तो 0 से लेके 1, 0 से लेके अगर 1 के बीच में होगा तो 0 हो जाएगा, और अगर ये कंसीडर कर सकते हैं, अगर 1 कंसीडर करते हैं कि cos square 4x अगर 1 हुआ, रेंज क्या दिया हुआ है -52 प्लस 50, -52 प्लस 50 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो -200 से +200, हाँ हो सकता है, उसके बीच में तो बहुत सारी जगह पर cos 1 हो सकता है, ठीक है। अगर 1 भी हुआ, एक बार 0 के लिए तो चलो ये ऑलवेज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल भी है, एक बार 1 के लिए भी चेक कर लेते हैं, जहाँ जहाँ 1 बनता होगा तो यहाँ पर * 1 आएगा, और फिर ये वाला जो पार्ट था वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू 1, ठीक है। तो ये माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो अगर वो 1 होगा तो इसमें 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो भी ऑलवेज कंटिन्यूअसली और डिफरेंशिएबल, ठीक है। 1 पे भी चेक करेंगे तो वही हो रहा है। एक बार आप लोग करना, मेरे तो हो ही जाएगा, क्योंकि कोई रहते तो मुझे पूछते हैं। वो आ जाए ना